हेलो एवरीवन, चैनल पे आपका स्वागत है। हम कवर कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में, यानी कि लोक प्रशासन। क्लास 5 है आज। अभी तक हम लोक प्रशासन के क्षेत्र, प्रकृति और उसके मतलब को समझ चुके हैं, उसके महत्व को समझ चुके हैं। आज हम उसको देखेंगे कि लोक प्रशासन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। इवोल्यूशन मतलब कि 1887 से लेकर के 2020 तक वो कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या स्टेजेस आए, क्या क्या फेज आए डेवलपमेंट में। तो उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल पे विजिट कीजिए। ढेर सारे आपके काम के लेक्चर सीरीज अवेलेबल हैं, उनको देखिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए और वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, लोक प्रशासन का विकास, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक व्यवस्थित अध्ययन के क्षेत्र के रूप में लोक प्रशासन काफ़ी नया है। अगर आप बाकी सोशल साइंस सब्जेक्ट देखो, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के बारे में पढ़ो, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनके मुकाबले नया है। लेकिन पुराने टाइम से ही तमाम चिंतकों ने प्रशासकीय विचार और व्यवहार में अपना योगदान दिया। उदाहरण के तौर पर आप प्राचीन भारत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ो, अरस्तु के पॉलिटिक्स को पढ़ो, मध्यकालीन पश्चिम में मैकियावेली के द प्रिंस को पढ़ो। इन सबके सबके कुछ बुक हैं, जो कह सकते हैं कि लिखित जो काम है इनके, उन सब में सरकार के संगठन और काम करने के तरीकों के बारे में महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं। 18वीं सदी में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में कैमरलवाद सरकारी मामलों के व्यवस्थित प्रबंधन से जुड़ा हुआ था। कैमरलवाद एक इंग्लिश में आपको कैमरलिस्ट ग्रुप के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा, तो हिंदी में उसको कैमरल बोलते हैं। जो कैमरलवाद था वो वर्ड था सरकारी मामलों के व्यवस्थित प्रबंधन। और कैमरलिस्ट ग्रुप ने लोक प्रशासन के अध्ययन में गौरतलब दिलचस्पी दिखाई, काफ़ी इंटरेस्ट शो किया। उन्होंने लोक प्रशासन से जुड़े मामलों पर शोध कार्य किए, मतलब रिसर्च की उन्होंने, और काफ़ी कुछ उभर करके सामने आया। देखते हैं क्या। अब जो इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जहां आज है, वहां पहुंचने के पीछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, किन कारकों ने योगदान दिया है। तो रुमकी बासु कहते हैं कि सबसे पहले कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन FW टेलर लेके आए थे, उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और 18वीं सदी का सॉरी 18वीं सदी का जो 19वीं सदी का औद्योगिकीकरण था, जिसने विशाल स्तर के संगठनों को जन्म दिया। पुलिस राज्य को प्रतिस्थापित करते हुए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय हुआ और स्पोइल सिस्टम के नकारात्मक परिणामों के कारण पैदा हुआ सरकारी सुधारों का आंदोलन। डिटेल में मैं बताती हूँ कि सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट स्टार्ट होता है, जो टेलर लेके आते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है, जिसकी वजह से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। दूसरा, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आता है। पुलिस स्टेट को छोड़ करके वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आता है। और लास्ट में अमेरिका के अंदर जो सिविल सर्वेंट होते थे वो स्पोइल सिस्टम के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, यानी कि जो पावर में है, जो गवर्नमेंट है, वो डिसाइड करेगी कि किसको सिविल सर्वेंट बनाना है, किसको कौन सी पोस्ट पे रखना है। तो इस सिस्टम के खिलाफ, स्पोइल सिस्टम के खिलाफ मेरिट सिस्टम आता है इसके अगेंस्ट में। ये हम सिविल सर्विस में भी पढ़ते हैं, ये हम पर्सनल मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं। बट हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कहीं ना कहीं स्पोइल सिस्टम के कारण, उसके अगेंस्ट में जो भावनाएं पैदा हुई, उनकी देन है। आगे बताते हैं कि लोक प्रशासन एक अकादमिक अनुशासन के रूप में कई प्रकार या आच्छादित रूपांतरणों के क्रम से होकर के विकसित हुआ है, जो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले अगर मैं कहूँ, तो पहला चरण आता है जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स डाइकोटोमी की बात होती है। डाइकोटोमी मतलब द्विभाजन, कि राजनीति अलग है, प्रशासन अलग है, और ये चलता है 1887 से लेकर के 1926 तक। फिर आता है दूसरा चरण, जिसमें प्रशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनते हैं। तीसरा चरण में चुनौती का युग, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, चैलेंज, ठीक है, पीरियड ऑफ चैलेंज, 1938 से लेकर के 1947, तकरीबन 10 साल तक ये चलता है। और जब चैलेंज मिलता है तो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी क्रिएट होता है, पहचान का संकट आता है 1948 से लेकर के 1970। और उस पहचान के संकट से उभर करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नए
एक सोच के साथ, एक नए आइडिया के साथ आगे बढ़ता है, और वो क्या होता है आपका लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी, जो 1970 से लेकर के अभी तक कंटिन्यू है। इवन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी मेंस के अंदर जिसमें इवोल्यूशन पे क्वेश्चन आया हुआ था, और ख़ास करके 1970 के बाद में जो इवोल्यूशन हुआ है, जो डेवलपमेंट फेज आए हैं, उनके बारे में स्पेशली फोकस किया गया था। अब बात करते हैं राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन की। ठीक है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी फ्रॉम 1887 टू 1926। ये यहाँ से शुरुआत होती है। ये कहता है कि राजनीति और प्रशासन अलग अलग हैं। राजनीतिक विज्ञान एक मैगजीन हुआ करती थी, उसमें वुड्रो विल्सन एक निबंध लिखते हैं द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में, और वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर स्टडी स्टार्ट होती है। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन एक अलग, स्वतंत्र और एक राजनीति से अलग है। ठीक है, एक ऐसा सब्जेक्ट जो राजनीति से अलग है, जिसका काम है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ से शुरुआत होती है एक ऐसे सब्जेक्ट की या एक ऐसे विषय की जो सरकार के इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है, और इसी वजह से विल्सन को लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। फिर बात करते हैं विल्सन के बाद में 1900 के अंदर फ्रैंक जे गुडनाव आते हैं। उनकी एक बुक आती है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और उस बुक के अंदर जो विल्सन ने कहा था कि राजनीति अलग है, प्रशासन अलग है, इसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने सरकार के दो कार्यों, राजनीति और प्रशासन में भारी अंतर दिखलाया। गुडनाव के शब्दों में राजनीति का मतलब नीतियों या राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से है, जबकि प्रशासन का नाता इन नीतियों को लागू करने से होता है। राजनीति मतलब आपने जो आपके आइडियाज़ हैं, जो फिलॉसफी है गवर्नमेंट की, वो फिलॉसफी उसकी पॉलिसीज़ में झलकेगी, और जो पॉलिसीज़ बन चुकी है उनको लागू करने का काम किसका होता है? प्रशासन का होता है। और इसी वजह से उन्हें अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता माना जाता है। लोक प्रशासन का पिता किसको कहा जाता है? वुड्रो विल्सन को, लेकिन अमेरिकी लोक प्रशासन का किसको कहा जाता है पिता? फ्रैंक जे गुडनाव को। 1926 में एल डी वाइट की एक बुक आती है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और यह लोक प्रशासन पर पहली पाठ्य पुस्तक थी। पाठ्य पुस्तक मतलब एक ऐसी बुक जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती थी, और इसके प्रकाशन के साथ ही इस विषय को अकादमिक वैधता हासिल हो गई। जो शुरुआत 1887 में वुड्रो विल्सन ने की, उसी शुरुआत को पहली बार, उस शुरुआत के लिए किताब लिखी गई जो पाठ्य पुस्तक बनी, जो अकेडमी एक बुक थी जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती थी। और जब बुक को पढ़ाया जाने लगा एकेडमिक्स में, तो इसको एक लेजिटिमेसी मिल गई, इसको एकेडमिक लेजिटिमेसी मिल गई। इसके आगे बात करते हैं दूसरे चरण के बारे में, जो कि प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन का सिद्धांत। इस चरण के दौरान विद्वान मानते थे कि प्रशासन के कुछ निश्चित सिद्धांतों को खोजा जा सकता है और लोक प्रशासन के प्रभाव और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कुछ निश्चित सिद्धांत मतलब वन बेस्ट वे टू डू थिंग्स, किसी काम को करने का एक बेहतरीन तरीका, और तरीका मतलब कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स। आप वो रूल्स फाइंड आउट कर लो, आप काम को बहुत अच्छे से कर सकोगे। वे मानते थे कि प्रशासन प्रशासन होता है, भले ही उसकी प्रकृति और कार्य का परिवेश कैसा भी हो, चाहे वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्रशासन प्रशासन ही रहेगा, क्योंकि प्रशासन के सिद्धांत तो सार्वभौमिक वैधता और प्रासंगिकता वाले होते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। विज्ञान का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे प्रिंसिपल जिनका यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो, जिनको यूनिवर्सली अप्लाई किया जा सके। और 1927 में WF विलोबी की एक बुक आती है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तब ये शुरुआत होता है दूसरा चरण। और उन्होंने कहा कि प्रशासन में कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जो सामान्यतः उसी प्रकार लागू होते हैं जिस प्रकार किसी भी विज्ञान में होते हैं। जैसे साइंस में आप ग्रेविटेशनल जो थ्योरी है उसके बारे में पढ़ते हैं, ये एक प्रिंसिपल है कि ठीक है, ग्रेविटेशन एक फोर्स है, एक प्रिंसिपल है, या जो भी कहा आप इसको कहीं पे जाके अप्लाई कीजिए, ये एक निश्चिंत है, ठीक है, ये फिक्स्ड है, प्रिंसिपल है। ऐसे उनका मानना था कि साइंस में भी कुछ अप्लाई किया, जो साइंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें भी साइंस का ये कंसेप्ट अप्लाई किया जा सकता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ ऐसे फिक्स्ड प्रिंसिपल हैं जो यूनिवर्सली अप्लाई किए जा सकते हैं। और इसी बेसिस पे
प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टेज सेकंड की शुरुआत होती है। दूसरा चरण खत्म हुआ। इस चरण में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक पब्लिश हुई, और ये ध्यान रखिए ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है क्लासिकल थ्योरी से। जब आप क्लासिकल थ्योरी पढ़ते हो, इंक्लूडिंग फ्रेडरिक टेलर, आप हेनरी फायोल, ल्यूथर एंड गुलिक के बारे में पढ़ते हो, MP फॉलेट के बारे में पढ़ते हो, मोनियन रैली के बारे में पढ़ते हो, ये सारे की सारे जो है वो क्लासिकल थिंकर हैं। और इनकी बुक आती है, हेनरी फायोल की आती है इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट 1916 में, MP फॉलेट की आती है क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 में, मोनियन रैली की आती है अनिवार्य इंडस्ट्री के ऊपर, गुलिक एंड अर्विक की आती है पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मोनियन रैली की आती है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1939 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन रही उस टाइम की। इसके अलावा तीसरा आता है चुनौती का युग। चुनौती का युग चलता है आपका 1938 से 1947, स्टेज थर्ड, एरा ऑफ चैलेंज। इस चरण का मुख्य विषय था लोक प्रशासन के अध्ययन के मानव संबंध व्यवहार उपागम की वकालत। क्लासिकल थ्योरी का एक बहुत ही बड़ी जो फेलियर रहा क्लासिकल थ्योरी का, वो ये था कि उसने ह्यूमन फैक्टर को कंसिडर नहीं किया, और ये फ़ायदा उठा करके काफ़ी कुछ क्रिटिसाइज़ किया गया क्लासिकल थ्योरी को। इवन क्लासिकल थ्योरी को नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। लोक प्रशासन के दो निर्धारक स्तंभ थे। कौन कौन से? एक तो था कि राजनीति और प्रशासन अलग है, और दूसरा ये था कि प्रशासन के कुछ सिद्धांत है जिनको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसने क्या किया, लोक प्रशासन के दोनों ही निर्धारक स्तंभों को चुनौती दे दी। तर्क ये दिया गया कि प्रशासन को राजनीति से इसकी राजनीतिक प्रकृति और राजनीतिक भूमिका के कारण अलग नहीं किया जा सकता। प्रशासन न केवल राजनीतिक नीति निर्णयों में लागू करने से सरोकार रखता है, लेकिन नीति निर्धारण में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर राजनीति प्रशासन द्विविभाजन के विचार को खारिज कर दिया गया था। मतलब चैलेंज आया यहाँ पर। सबसे पहले तो ये कहा कि जो डाइकोटोमी का कंसेप्ट है ये ही खराब है। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से कैसे अलग कर सकते हो? ठीक है। दूसरी बात क्या कहता है ये कि प्रशासन के सिद्धांत जो थे, जिनको ये कहा गया था क्लासिकल थ्योरिस्ट के द्वारा कि ऐसे प्रिंसिपल जिनको यूज़ किया जा सकता है एफिशिएंसी और इकोनॉमी अचीव करने के लिए, इफेक्टिवनेस अचीव करने के लिए, उनकी आलोचना की गई, उनको कहावत कहा गया। हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि वो सिर्फ कहावत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ कहावत है और प्रकृतिवादी भ्रांति हैं। इसकी वजह से चैलेंज आया। चैलेंज के बाद क्या होगा? क्राइसिस आएगा आइडेंटिटी का। अब आपको ये समझना है कि जो क्राइसिस आया, जो चैलेंज मिला, वो किन किन पब्लिकेशन की वजह से मिला। चेस्टर बर्नार्ड की बुक आती है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 में। F. मोस्टेन मार्क्स की आती है एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1946 में। हर्बर्ट साइमन की दो बुक आती है, एक आती है द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रोवर्ब का मतलब होता है आपके मुहावरे या कहावत। ठीक है। वो किनके रिगार्डिंग बोला उन्होंने कहा था आपके जो प्रिंसिपल्स थे, जो सिद्धांत थे, उनके लिए। दूसरी आती है इनकी अगले ही साल 1947 में, जिस साल भारत आज़ाद होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। रूबर्ट डाल की आती है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्री प्रॉब्लम, और ड्वाइट वॉल्डो की आती है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट इन 1948। ये इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन रहे जिन्होंने लोक प्रशासन को चुनौती दी। अब बात करते हैं पहचान का संकट 1948 से लेकर के 1970 तक। इसको बोलते हैं क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। अब क्या हुआ कि आपने डाइकोटोमी को भी मना कर दिया, आपने प्रिंसिपल्स को भी नकार दिया। अब जो लोक प्रशासन के विद्वान थे वो क्या करेंगे? दो काम कर सकते हैं। एक तो वो अपने जो मदर साइंस थी राजनीतिक विज्ञान, उनकी तरफ चले गए, लेकिन राजनीतिक वैज्ञानिकों ने उनको वापस एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ जो प्रशासनिक विज्ञान की ओर बढ़े। प्रशासनिक विज्ञान मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की तरफ, मैनेजमेंट के एस्पेक्ट को यहाँ पर लाया गया, और उन्होंने कहा कि प्रशासन होता है, भले कोई ही परिवेश क्यों ना हो, भले ही वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो, भले ही वो एक गवर्नमेंट कंपनी के अंदर काम कर रहा हो, भले ही वो किसी भी परिवेश, किसी भी इन्वायरमेंट में क्यों ना हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है। ठीक है। लेकिन दोनों ही मामलों, यानी कि मैनेजमेंट एक जो है, इसको समझिए कि जब क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी आता है तो कुछ लोग जो वो पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाते हैं,
ठीक है, और कुछ लोग जो है वो मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। दोनों की तरफ गए तो सही, लेकिन इन दोनों की तरफ जाने का नुकसान ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी जो आइडेंटिटी थी वो गुम हो गई। तो इसी को, ये जो पूरा हुआ टाइम पीरियड था, इसको पहचान के संकट का चरण कहते हैं, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। फिर आता है लोक नीति। लोक नीति पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव। लोक नीति पब्लिक पॉलिसी में क्या होता है कि पब्लिक पॉलिसी जो है वो डिज़ाइन की जाती है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर उसमें कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, जो लोक प्रशासनविद थे, विद्वान थे, नीति विज्ञान, राजनीतिक अर्थशास्त्र, नीति निर्माण, नीति विश्लेषण के संबंधित क्षेत्रों में बहुत रुचि दिखला रहे थे। तो लोक नीति उपागम को प्रशासनिक विश्लेषण में स्वीकार्यता मिल गई, क्योंकि राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन के पारंपरिक विचार को त्यागा जा चुका था। और ड्वाइट वोल्डो ने कहा कि राजनीति और प्रशासन के बीच में आपने जो डाइकोटोमी लाई है, ये डाइकोटोमी एक घिसा पिटा मंच बन चुका है। अब आपको ज़रूरत है एक नई अप्रोच के साथ काम करने की, और वो अप्रोच कौन सी थी? वो थी आपकी पब्लिक पॉलिसी की। ठीक है, इसके अलावा ये तो था, मैंने आपको बताया जनरल एवोल्यूशन। अगर आप जनरली समझोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को तो ये जनरल एवोल्यूशन में आता है। लेकिन इसके अलावा रॉबर्ट टी गोलम्बेस्की ने जो एवोल्यूशन था उसके 4 फेजेस बताए थे। रॉबर्ट टी गोलम्बेस्की ने जो 4 फेजेस बताए थे उसमें था कि सबसे पहले एनालिसिस करना राजनीति और प्रशासन का। ठीक है, विश्लेषणात्मक राजनीति और प्रशासन। फिर ठोस व सुदृढ़ राजनीति प्रशासन। सबसे पहले तो डाइकोटोमी के ऊपर विचार विमर्श हुआ, फिर ठोस और सुदृढ़ राजनीति व प्रशासन को अलग अलग किया गया। फिर प्रबंध एक विज्ञान के तौर पे माना जाने लगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का यहाँ पर मैनेजमेंट का कंसेप्ट आता है। और फिर आता है लोक नीति उपागम, पब्लिक पॉलिसी का। इसी के साथ आज का लेक्चर ये ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लोक प्रशासन का विकास हुआ, उसका उद्भव हमने समझ लिया, लेकिन आगे आगे उसके डेवलपमेंट फेजेस क्या आए, कहाँ उसको चैलेंज फेस करना पड़ा। ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा अच्छे से तब समझ में आएगी जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर विचारकों को पढ़ोगे, जब आपको पता होगा फायोल क्या कहते हैं, हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं, चेस्टर बर्नार्ड ने क्या कहा था। ठीक है, जब आप इनके बारे में पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या क्या उसको चैलेंज फेस करने पड़े। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे। टिल देन टेक